नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपको बता रहा हूँ जो कि स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट रहेगा, क्लास 10th का रहेगा, जो कि नया सेशन जो स्टार्ट हो रहा है हमारा 2024 और 25 उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। याद रखना, वन बाय वन करके पूरा चैप्टर बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन चैप्टर बताने से पहले इस बार हमने सोचा है कि पहले बच्चों को हम पहले इंट्रोडक्शन बताएं, ठीक है। इंट्रोडक्शन बताने से ये बेनिफिट हो जाएगा कि बच्चों को ये समझ में आ जाएगा कि यार हमें इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि इस बार क्या हुआ था 2023-24 में कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह बने थे तो वो चैप्टर के इंट्रोडक्शन से ही बने थे। याद रखें, जिनने आपका पहले जो बच्चों ने अगर बेसिक पढ़ा होगा उन्हीं को सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बने होंगे। अगर जिनने डायरेक्ट डायरेक्ट अगर पढ़ाई करी होगी उनको नहीं बनेगा, याद रखना। तो इसलिए 2024 और 25 के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। याद रखना, आपको जो भी नए बच्चे हैं इस साल के अगर वो देख रहे हैं तो बेटा आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। और हर एक चैप्टर का पहले हम इंट्रोडक्शन बताएंगे, इंट्रोडक्शन के बाद ही हम आपको आगे बताएंगे कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या नहीं है। याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट में आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइन में आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है, रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता है जो रियल नंबर जो होता है वो आपके दो नंबर से मिलकर बना होता है। पहला परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। किस किस से मिलकर बना होता है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके ये बना होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर बोलते हैं। याद रखना, क्या क्या दिमाग में रखना? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों से जो मिलकर बना होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। याद रखना, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती। अब आपको दिमाग में ये चल रहा होगा कि आप वास्तविक संख्या तो बता रहा हो पर आप ये नहीं बता रहा हो कि यार परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो ये भी मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगा। लेकिन आपको इससे पहले आपको क्या क्या संख्याएं पढ़नी पड़ेगी, क्या क्या नंबर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो अभी जो मैंने बताया है आपको कि इसमें ये बताया है कि क्या क्या नंबर्स आपको पढ़ना है, ये अब ये बताने वाला हूँ। अब आपको देखो क्या क्या नंबर्स पढ़ने पड़ेंगे। नंबर्स मतलब ये होगा आपका संख्याएं, नंबर्स, ठीक है। ये क्या होंगी? आपकी संख्याएं। और मैं एक सजेशन और दे रहा हूँ बेटा आपको, तो आप भी क्या करो मेरे साथ साथ बेटा आप लोग भी क्या करो, एक नोट्स बनाते चलो। आपके लिए फाइनल पेपर के हिसाब से बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नंबर 1 पे पढ़ेंगे अपन। सबसे नंबर 1 पे आपको पढ़ना है प्राकृत संख्या। क्या पढ़ना है? प्राकृत संख्या, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या होती है? आपकी नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं। अब आपको याद रखना पड़ेगी होती क्या, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, जो कि 1 2 3 4। और ये बेटा आपको याद रखना है ये कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक जाएंगी। कहाँ तक जाएगी ये? अनंत तक। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि प्राकृत संख्या को अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं, याद रखना इंग्लिश में। जो कि आपको स्टार्टिंग में ये रखना है कि जो प्राकृत संख्या जो होती है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। कितने से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये याद रखना है कि 1 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है? अनंत तक। अनंत मतलब होता है इन्फिनिटी, जहाँ तक भी जितने भी आपके नंबर हो वहाँ तक ये जाती है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब बेटा इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकंड पे पढ़ना पड़ेगा पूर्ण संख्या। क्या पढ़ना पड़ेगा? पूर्ण संख्या, ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो पूर्ण संख्या जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। चलो भैया प्राकृत संख्या तो समझ में आ गई किससे क्या स्टार्ट होती है। अब आपको याद रखना है जो पूर्ण संख्या जो होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट होगी, यहाँ आएगा 1 2 3, और ये भी कहाँ तक जाएगी बेटा? आपका अनंत तक जाएगी। ये आपको दिमाग में रखना है, याद रहेगा ना कि पूर्ण संख्या जो होती है होल नंबर होता है, जो कि आपका 0 से स्टार्ट होता है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब आते हैं उसके बाद भैया कि अगला नंबर कौन सा
है। ठीक है, ये सारे के सारे नोट्स बनाते जाना और लिखते जाना भैया। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपको पढ़ना है, थर्ड नंबर पे आपको पढ़ना है पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ना है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होती है आपकी? इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। अब आपको याद रखना है जो इंटीजर क्या होता है, मतलब पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये आपको सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ। पूर्णांक संख्या क्या होती है, यहाँ पे आपका 0 होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें आपका 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4, और ये भी आपका याद रखना कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। पर आपको याद रखना पड़ेगा ये यहाँ पे सब क्या होते हैं? नंबर प्लस में होते हैं, ये सारे नंबर आपके प्लस में होते हैं। इस साइड में यहाँ -1, -2, -3, -4, तो ये भी आपके कहाँ तक जाते हैं बेटा? अनंत तक जाते हैं। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो वे संख्याएं याद रखना है जो आपके हाफ में क्या होता है? निगेटिव होता है, और इस साइड में क्या होता है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, कि पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो याद रखना ऋणात्मक और धनात्मक से मिलकर जो संख्याएं बनती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, जो कि आपका क्या होता है? इंटीजर, नेगेटिव और पॉजिटिव। आया सबको समझ में? तो ये बेटा आपको याद रखना है, ये लिखते जरूर जाना साथ साथ में। इसके बाद अगला नंबर आता है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। याद रखना क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो ये भी भाई इंपॉर्टेंट है, और ये इंट्रोडक्शन याद रखना सीबीएसई वाले स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसी के हिसाब से हम इंट्रोडक्शन ला रहे हैं ताकि सीबीएसई बच्चे भी पढ़ सकते हैं और एमपी बोर्ड वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका अपन एलसीएम लेने पर वो खुद के टेबल से ही जाए वन बार में। याद रखना। ठीक है, तो जैसे मैंने एक नंबर लिया आपका, पहले 2 लिया, जो 2 जो होता है हमेशा जब इनका एलसीएम निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, वो 2 2 से ही जाएगा, तो 2 बन जा 2 हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 3 लेंगे, 3 किससे जाएगा? 3 बन जा 3 से जाएगा। अब आता है उसके बाद 4, तो आपको याद रखना है जो 4 जो होता है पहले किससे जाएगा? 2 से जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 बन जा 2। तो ये 4 क्या होता है? 4 के टेबल से जाना चाहिए। अगर 4 4 के टेबल से तो नहीं जाता है, तो ये किससे जाएगा? 2 से, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा 4। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बेटा 5, 5 से ही जाएगा, 5 बन जा 5। उसके बाद आप ले लो अगला नंबर 6, 6 पहले किससे देंगे? 2 से, 2 3 जा 6, 3 बन जा 3, तो ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इससे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको याद रखना है ऐसा नंबर जिनका एलसीएम लेने पर या फैक्टर निकालने पर वो खुद के टेबल से ही जाते हो, वो हमारे कौन से नंबर कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या हो जाएगा? 5, फिर हो जाएगा 7, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, फिर क्या होगा? 11, 11 से जाएगा, 12 भी नहीं होगा, उसके बाद कौन सा होगा बेटा? 13, 14, 15 भी नहीं होगा, फिर उसके बाद आपका 17 हो जाएगा, फिर उसके बाद 19 हो जाएगा, 21 भी चला जाएगा, 22 भी चला जाएगा, उसके बाद 23 हो जाएगा, 23 से ही जाएगा, उसके बाद आएगा आपका 29। तो ऐसे कम से कम आपको ये भी कहाँ तक होते हैं? इन्फिनिटी तक होते हैं। कम से कम आपको 50 तक, तो मतलब 1 to 50 तक आपको याद कर लेना चाहिए कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। ऑब्जेक्टिव वगैरह में कभी कभी पूछ लेता है 1 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, या पूछ लेगा 1 से लेकर 15 के बीच में कितने प्राइम नंबर का सम कितना होता है, मतलब सम मतलब योग, तो उनको आपको जोड़ के निकालना पड़ेगा। तो ये नंबर होते हैं, याद रखना, याद रहेगा ना? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 डेट डेज कहाँ तक जाएगा आपका? इन्फिनिटी तक जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आई ये बात? अब आता है बेटा अगला भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है आपकी? कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं आपका? कंपोजिट नंबर। तो इसका उल्टा याद रखना, अभाज्य संख्या का उल्टा क्या हो जाता है आपका? भाज्य संख्या होती है। अब आपको क्या करना है, इसमें ऐसे नंबर लेना है जो खुद के टेबल में ना जाए, किसी दूसरे के टेबल में जाए। याद रखना, तो 2 तो आपका इसमें चला गया, 3 आ गया, अब इसके बाद 3 के बाद यहाँ क्या आएगा? 4। 4 को देखो भाई, 4 किससे जाएगा आपके पास? 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 से गया। तो इसके बाद अपना जो पहला नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। उसके बाद 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। 6 किससे जाएगा? 2 से, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा, तो अगला नंबर 6 हो जाएगा। 7 नहीं होगा,
उसके बाद क्या होगा 8, 8 किससे जाएगा पहले 2 से, ये 4, 2 2 जा 2 1 जा 2। उसके बाद 9, 9 किससे जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ऐसे नंबर समझ गए ना, खुद के टेबल से ना जाए। तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा। 12 के बाद कौन सा होगा बेटा आपके पास, 13 नहीं होगा, 14, 15, 16। तो ये भी कहाँ तक रहेगा आपका, इन्फिनिटी तक। आया सभी को समझ में कि नहीं आया अच्छे से। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बता दिए दोनों नंबर कि भैया प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये आपको दिमाग में स्टोर कर लेना है और नोट्स जरूर बनाते जाना, ये चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब बेटा इसके बाद आता है आपका सह अभाज्य संख्या। क्या है, सह अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। देखो हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, पर इंग्लिश में ये समझ में आ रहा है कि सह मतलब क्या होता है, को। तो ये हो जाएगा आपका को मतलब कंपोजिट। को मतलब क्या हो जाएगा, कंपोजिट। प्राइम का नंबर समझ में आया, तो ये याद रखना दो नंबर से मिलकर बना होता है। सह अभाज्य देखो हिंदी में तो समझ में नहीं आ रहा, पर इंग्लिश में आ रहा है। को प्राइम मतलब कंपोजिट और प्राइम नंबर। क्या आ रहा है, कंपोजिट और प्राइम नंबर। आया सबको समझ में कि नहीं है, कंपोजिट और प्राइम नंबर। तो ये दो नंबर से मिलकर बना होता है, याद रखना। एक तो आपका एक प्राइम नंबर होना चाहिए, दूसरा कंपोजिट नंबर होना चाहिए, मतलब भाज्य होना चाहिए और अभाज्य होना चाहिए। ये आपको आया समझ में। तो ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे आपको, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया, एक 4 ले लूंगा, एक ले लिया मैंने 5। मतलब दो नंबर से मिलकर होता है। सहभाज्य संख्या क्या होती है कि जो दो नंबर से मिलकर बना होता है। पहला नंबर आपका या कोई सा भी ले सकते हो, ये पहला नंबर अपन इसमें क्या ले लेते हैं, भाज्य ले लेते हैं। ठीक है, भाज्य को अपन हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट। ठीक है, और जो 5 हमारा कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। याद रखना कौन सा नंबर है, प्राइम। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। आया कुछ समझ में कि नहीं आया। तो ऐसा नंबर या ऐसी संख्याएं जो जिसमें भाज्य और अभाज्य से मिलकर बनी होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या, जिसको अपन को प्राइम नंबर कहते हैं। तो एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा, 6,7। ये कौन सा नंबर है आपका, भाज्य मतलब कंपोजिट। 7 क्या हो जाएगा, प्राइम। प्राइम मतलब अभाज्य। एक और नंबर ले लो, एक 10 हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, 11। और बताओ भैया, एक अपन 12 ले लेते हैं, एक अपन 13 ले लेते हैं। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो ये बेसिक मैंने आपको क्लियर करा दिया है कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम मतलब भाज्य और अभाज्य दोनों नंबर से मिलकर बना होता है, वो हमारा सहअभाज्य होता है। ठीक है, अब उसके बाद 7वें नंबर पे आपको कौन सा नंबर पढ़ना है। ये सारे के सारे नंबर्स आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसलिए आपको नोट डाउन करते चलना है और आपको नोट्स बनाते चलना है, याद रखना, ताकि आपको दिक्कत नहीं है। अगला आता है आपका परिमेय संख्या। क्या आता है, परिमेय संख्या। ठीक है, क्या होता है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं अपन, रैशनल नंबर। याद रखना, रैशनल नंबर। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में अब मैंने बताया था आपको कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर याद रखना आपको, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर जो नंबर बना होता है वो हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, तो उस टाइम में मैंने आपको बताया नहीं था कि परिमेय संख्या क्या होती है, क्योंकि वो आपको नंबर्स में आपको पढ़ना है, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे आपको नहीं बताया था। तो यहाँ मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो आपको याद रखना है, परिमेय संख्या हमेशा बटे में या अपोन में होती है, याद रखना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अंश बटे हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश बटे हर। याद रखना, हिंदी में क्या होता है, अंश बटे हर। अगर इंग्लिश की बात करें तो क्या होता है, एन अपॉन डी, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। या जब इसके अपन क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तो अंश और हर, एन और डी, इनको आपको कुछ ना कुछ नंबरिंग करनी पड़ेगी या कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। या अपन इसको दे सकते हैं ए अपॉन बी देंगे, कहीं कहीं आपको याद रखना जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको अंश को आप ए मानना पड़ेगा, हर को आपको बी मानना पड़ेगा। ठीक है, कहीं कहीं बेटा आपका रहेगा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी इसको आप लिख सकते हो, ये याद रखना। ठीक है, अब क्या क्या नंबर जो हो सकते हैं कि रेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज़ और दिमाग में रखना पड़ेगा, इसमें जो आपका डिनोमिनेटर जो होता है, जो हर जो होता है, इसमें कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, बी नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब मैं कुछ संख्या दे रहा हूँ, आप मुझे बताना कि ये आपकी रैशनल नंबर है कि नहीं, परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है,
अब ये लिखा मैंने -1/2। मैंने पूछा कि -1/2 ये बताइए कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना परिमेय संख्या पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये आपको याद रखना -1/2 जो आपका कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा अगला नंबर लिखा 3/2 लिख दिया। अब मैंने पूछा कि 3/2 क्या है, रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये रैशनल नंबर है। ये भी आपकी कौन सी होगी, परिमेय संख्या होगी। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना है कि अगर रैशनल नंबर को अगर मैं पलटूंगा, मतलब परिमेय संख्या को अगर मैं पलटूंगा, जैसे 3/2 है तो अब मैंने कर दिया 2/3। अब मैंने इसको पलटने पे या रेसिप्रोकल करने पे आपसे पूछा कि बेटा बताओ कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे कि परिमेय संख्या को पलटने पर भी ये क्या होगी, परिमेय संख्या ही कहलाएगी। ये चीज़ आप विशेष तौर पे याद रख लेना। जैसे लिखा 3/2, इसका मैंने रेसिप्रोकल मतलब पलट दिया, 2/3 कर दिया। फिर मैंने पूछा आपसे है कि नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, ये है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन आपको नोट डाउन करके इसको लिख लेना भैया, ये मोस्ट IMP है। ये ध्यान रखना कि परिमेय संख्या में अपन यहाँ पे मिस्टेक जरूर करते हैं, याद रखना। ठीक है, तो आप क्या मिस्टेक करते हो इसमें बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 0/1 लिख दिया, क्या लिखा मैंने, 0/1। अब आपसे मैंने पूछा कि बेटा बताओ कि 0/1 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ भाई ये परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो आपका डिनोमिनेटर मतलब जो हर जो होता है कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 है भाई, 0/1 है तो 1 तो आपका जीरो नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगी, ये आपकी परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ, मतलब इसको पलटाता हूँ, ये लिख दिया 1/0। अब बताओ, तो आपको याद रखना है जब 0/1 का जब मैं पलटूंगा या रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 आपका रैशनल नंबर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं तो आप सोचो कि इधर 3/2 का रेसिप्रोकल करा तो 2/3 आ गया तो रैशनल नंबर हो गई, लेकिन 0/1 है, इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/0 आएगा, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आई ये नंबर्स। अब इसका अगला आता है आपका अपरिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं अपन इरेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या कॉन्सेप्ट आप क्लियर समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं बेटा अपरिमेय संख्या। याद रखना कौन सा नंबर है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर नहीं निकले, रूट ना निकले। जैसे √2 है, √2 किसी का होता है नहीं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद √3 लिखा, ये भी नहीं निकलेगा। अब लिख दिया मैंने √4 लिख दिया, तो भैया √4 जो होता है किसका होता है, 2 का होता है, तो ये नहीं होगी। उसके बाद √5, √6, ये भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऐसे नंबर जिनका अपन को एलसीएम ना निकाले, एलसीएम अपन जाए इनका रूट ना निकले, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे, √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √11 हो जाएगा। और इससे प्रूफ दैट वाला एक क्वेश्चन आपका 101% आता ही आता है, चाहे वो CBSE क्लास के बच्चे हो, चाहे वो MP बोर्ड हो, चाहे NCERT पैटर्न हो, सभी के लिए एक प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन अपरिमेय संख्या से इरेशनल नंबर से 101% आता ही आता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको याद रखना है 2 नंबर्स और पढ़ लो भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, तो दोनों को मैं आपको इधर एक साथ बता दे रहा हूँ ताकि किसी तरह का डाउट ना हो। ठीक है, 9th वाला आपको पढ़ना है, आपको सम संख्या। ठीक है, इसमें 10th नंबर पढ़ने पड़ेंगे क्या, विषम संख्या। ठीक है भाई, ये सब जो नोट्स बनाने में भैया बच्चे बहुत टाइम लगता है। आपको तो लगता है कि नहीं यार ये तो कट कॉपी पेस्ट, बहुत मेहनत लगती है, इधर उधर से छांटना पड़ता है सारी चीज़ें। ठीक है, सम संख्या होगी और ये विषम, ये होगा आपका इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका, ओड नंबर। ठीक है, इवन नंबर और ओड नंबर। तो इवन नंबर आपको याद रखना है, सबसे पहले सम संख्या क्या होती है जो 2 के टेबल में आती है, 2, 4, 6, 8, 10, ये रेडियस जाएगा, याद रखना। ठीक है, 2, 4, 6, 8, और ये भी कहाँ तक रहेंगे आपके, इन्फिनिटी तक रहेंगे। उसके बाद ओड नंबर याद रखना, 1, 3, 5, 7, ये भी कहाँ तक जाएंगे बेटा, अनंत तक, याद रखना।
जो 2 के टेबल में जाए वो आपकी सम संख्या होती है, जो 2 के टेबल में ना जाए वो आपका कौन सी हो जाएगी, विषम, मतलब ओड नंबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे के सारे पूरे के पूरे जितने भी नंबर्स थे मैंने आपको बता दिए बेटा, याद रखना। अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है वो आपके लिए ज़रूरी, वो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद याद रखना बेटा आपको कौन सी थ्योरम क्या पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है। क्या है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। याद रखना द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये टॉपिक आपका नई वाली बुक में आया हुआ है, याद रखना। तो जो जो टॉपिक इस साल आ रहा है 2024 और 25 के लिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद इंग्लिश में भी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हिंदी में इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी भी प्राकृत संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। याद रखना, जैसे क्या बोल रहा है, कोई भी एक प्राकृत संख्या होगी। क्या बोल रहा है, एक प्राकृत संख्या, समझ गया। देखो अभी मैंने रिसेंट में पढ़ा कि प्राकृत संख्या क्या होती है। उसके बाद प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं अपन, प्राइम नंबर बोला जाता है। गुणनखंड मतलब होता है फैक्टर, उनके रूप में लिखा जा सकता है, ये बता रहा है। तो जैसे क्या लिखा अपन ने, 2 लिखा है, ठीक है। जैसे ये 2 लिखा, 2 इक्वल टू 2 के जब मैं फैक्टर निकालूंगा, जैसे मान लो ये 2 लिखा है भाई, इसका जब मैं एलसीएम लूंगा ये ऐसा, तो 2 बन जा क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 2 ही फैक्टर आया। उसके बाद जैसे मैंने क्या करा, 4 लिया, 4 को ब्रेक करूंगा, 2 2 जा 2, 2 बन जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 बन जा 2 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2। तो मतलब इनका कहने का यही है कि अंक गणित की आधार प्रमेय का थ्योरम का मतलब ये, प्रमेय का मतलब ये कि जो भी आपका 4 जो लिखा है, इसके अपन को क्या करना है, इस फैक्टर के रूप में आपको इस तरीके से लिखना है, याद रखना। जैसे 253, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में कि नहीं। अब इंग्लिश में देख लो आप, फिर मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको समझा दूंगा, याद रखना, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखा है, एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है, कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। याद रखना, एनी नेचुरल नंबर, कोई भी आपका नेचुरल नंबर मतलब कोई भी प्राकृत संख्या है, कैन बी रिटर्न मतलब उसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में, हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो रहेगा आपका अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम को किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है मैं बता रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टराइजेशन। याद रखना क्या लिखा, प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि हिंदी में कैसे पूछेगा, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। याद रखना, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको इसमें व्यक्त करना है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे एक मैं नंबर ले रहा हूँ, कौन सा ले रहा हूँ, 100, क्या ले रहा हूँ, 100, ठीक है। तो इसको किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना, याद रखना। ये अगर ये पूरा लाइन लिखी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में पूरा गिवन रहेगी, इसको इस तरीके से आप लिखिए, ठीक है। तो 100 रहेगा, इसको आप इसके फैक्टर निकालेंगे, पहले 2 से देंगे, तो 2 5 जा 10, 0 का 0, फिर 2 से 2 2 जा 4, एक इधर का है, 2 5 जा 10, फिर 25 5 से जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना, जब भी इसका क्वेश्चन आता है फंडामेंटल थ्योरम का, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का, तो आपको सबसे पहले इस तरीके से आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब देखना पड़ेगा ये 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार, तो इसको आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इस तरीके से ये आपका आंसर कहलाएगा। तो ये होती है आपकी, याद रखना, फंडामेंटल थ्योरम। याद रखना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अभाज्य संख्या को किस तरीके से अपन को गुणनफल के रूप में लिखना है, तो इसका क्वेश्चन भी आपको आता ही आता है। तो ये होगा बेसिक, बाकी मैं एक्सरसाइज भी आपको ज़रूर कराऊंगा। इसके बाद याद रखना है, जो कि एक अगला आपको एक प्रमेय या एक मान लीजिए आपको एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट्स बना के लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत बेनिफिट करेगा। क्योंकि इस साल ऑब्जेक्टिव इस तरीके से पूछे, तो उसी तरीके से नए पैटर्न के हिसाब से पूरा तैयार किया है इस बार, ठीक है। तो क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, कॉल फ्रेडरिक गोस। कॉल फ्रेडरिक गोस क्या होता है, याद रखना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कॉल फ्रेडरिक गोस को प्राह गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। याद रखना, इनको क्या कहते हैं, गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये राजकुमार कहा जाता है, उनका नाम
सभी समय कालों के 3 महानतम गणितज्ञ में लिया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये एक नोट्स बना के लिख लेना है, एक बार रीड करना बस। जिनमें आर्किमिडीज और न्यूटन भी सम्मिलित हैं। देखो आर्किमिडीज और न्यूटन के बाद इस तीसरे नंबर पे कार्ल फ्रेडरिक गॉस का यूज या इनका नाम आता है, ये आपको याद रखना है। उनका गणित और विज्ञान दोनों में मौलिक योगदान है। गणित और विज्ञान में इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट योगदान है। आपको तो मेन इसमें याद ये रखना है, जो कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो होता है, इनने कब से कब तक किया याद रखना, ये आपको ध्यान रखना है, कब से कब तक कर रहा है ये आपको दिमाग में रखना है। तो मैं ये लिख बता दे रहा हूँ कि सन में आना याद रखना। 17 ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, से याद रखना है 1855 याद रखना है। 1777 और 1855 के बीच में इनने ये काम किया था, ये आपको दिमाग में रखना है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए बेटा, आप इंग्लिश में भी मैंने करा है कि ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये ना बोले भैया कि सर आप इंग्लिश में नहीं बता रहे। ठीक है, क्या लिखा, कार्ल फ्रेडरिक गॉस इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज द प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम along with Archimedes and Newton. He has made fundamental contribution to both मैथमेटिशियन या साइंस, याद है मैथमेटिक्स और साइंस में इनका यूज़ करा, बताएगा इनने ये। तो आपको तो बस एक ही चीज़ याद रखना है, कब से कब तक दिए। इस बार आया हुआ ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, इस बार मैं बस पूरा नए पैटर्न के हिसाब से मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एचसीएफ। ठीक है, इसका क्वेश्चन आता ही आता है फाइनल पेपर में, एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो। एचसीएफ का पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक या मासा भी इसको बोला जाता है। तो पहली चीज तो आपको याद रखना, और एक चीज याद रखना है, कभी भी जो एचसीएफ जो रहेगा आपका सिंगल नंबर का कभी भी नहीं देगा। पहली चीज तो याद रखना, कोई भी आपका सिंगल डिजिट का एचसीएफ कभी भी निकालने को नहीं देगा। हमेशा मिनिमम कम से कम आपको 2 डिजिट तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे, 2 डिजिट तो आपको क्या रहेंगे उसमें रहेंगे, उनका आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका जो रहेगा मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूंगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पहले चीज दिमाग में रखना है, एचसीएफ कभी भी सिंगल नंबर का नहीं पूछेगा, हमेशा 2 नंबर आपको देगा ही देगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना, ये नंबर लिए मैंने 25 और 50, ये 2 नंबर ले लिए। क्या क्या है, 25 और 50। आपसे पूछेगा कि बेटा इसका एचसीएफ निकालो, क्या निकालो, एचसीएफ। तो देखो आपको क्या करना है, जब भी एचसीएफ आएगा तो पहले इन दोनों को अलग अलग ब्रेक करोगे आप। 25 का अलग निकालना है और 50 को आपको अलग ब्रेक करना है। ठीक है, हमेशा याद रखना, कोई भी नंबर हो उसके बैक साइड में 0 और 5 आता है तो वो हमेशा 5 से देंगे, ये चीज़ दिमाग में रख लेना। तो 25 5 से देंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, 0 आ रहा है तो पहले हमेशा याद है 0 5 तो होगा 5 से, लेकिन अपन को याद रखना है तो 0 आ रहा है तो 0 2 कंडीशन में होता है, एक 2 के टेबल में भी एक 5 के टेबल में। लेकिन रूल ये बोलता है कि हमेशा छोटे नंबर का पहले दिया जाता है, तो छोटा नंबर 2 है तो इसको 2 से देंगे, 2 2 जा 4, एक इधर गया, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, ये पहला काम तो आपको एचसीएफ में इस तरीके से करना है। उसके बाद अब आगे की क्या स्टेप है, तो आपको 25 लिखना है, तो क्या करोगे 5 इंटू 5 लिखोगे। उसके बाद 50 में क्या लिखोगे, 2 इंटू 5 इंटू 5, इतना लिखा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि दोनों में कौन सा नंबर सेम दिख रहा है। तो ये इधर से देखो ये 5 दिख रहा है, इसको ऐसे कर दें, इधर से ये 5 दिख रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों के जो पेयर रहते हैं उसको एक बार लिखेंगे। तो ये 5 का 5 लिख दिया, इसका पेयर बना दिया, फिर इंटू, फिर ये इसका पेयर बना दिया इंटू। ठीक है, फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25। और एचसीएफ में आपको मैं बता देना, अगर मान लो एचसीएफ चेक करना है कि हमारा आंसर 25 सही है कि नहीं, तो आपको याद रखना है 25 के टेबल में 25 आता है, हाँ भाई आता है। 25 के टेबल में 50 आता है, हाँ भाई आता है। तो आप इस तरीके से टेबल में भी चेक कर सकते हो कि 25 और 50 क्या 25 के टेबल में आते हैं। अगर आते हैं तो समझ जाना आपका आंसर
सही है। तो बेटा इस तरीके से इस चैप्टर में आपको क्या निकालने पड़ेंगे, एचसीएफ, जो कि मैंने एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया, और पूरी एक एक एक्सरसाइज में आपको क्लियर कराऊंगा मैं। अब इसके बाद मैंने आपको एचसीएफ क्लियर करा दिया, एचसीएफ किस तरीके से निकालना। अब निकालना आपको एलसीएम। तो सबसे पहले याद रखना एलसीएम जो है, एलसीएम होता क्या है, एलसीएम को बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। याद रखना लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मैं हिंदी में ही बता दे रहा हूँ, लघुत्तम समावर्तक, ला और सा, इसको शॉर्ट में भी आपको बोलते हैं, याद रख। लेकिन याद रखना भैया, एक एक चीज़ क्लियर करा रहा हूँ, ये नोट्स वगैरह बनाने में ये बहुत टाइम लगता है आपको, लेकिन कमेंट करने में आपको टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो इसमें भी याद रखना आपको 2 नंबर ले रहा हूँ मैं इसमें भी। तो देखो जो आपका 25 और 50 लिया था सेम वही नंबर मैं इसमें ले लें, ताकि एग्जाम्पल समझ में आ जाए। तो इसमें क्या ले रहा हूँ मैं, 25 और 50, तो ये लिखा। अब आपको दिमाग में रख लेना है कि एलसीएम हमेशा 2 नंबर का आता है, वो दोनों नंबर को आपको अलग अलग निकालना है। और एलसीएम की जब भी बात करेंगे तो एलसीएम 2 नंबर का हमेशा साथ में निकाला जाता है, ये आपको दिमाग में रख लेना। तो इनका अपन साथ में निकाल दे रहे हैं, 25 और 50। हमेशा एलसीएम हो चाहे एचसीएफ, तो छोटे नंबर का आपको पहले निकाला जाता है। तो 0 अगर होता है तो हमेशा 2 से जाता है, तो 2 से देंगे सबसे पहले। तो 2 के टेबल में 25 नहीं आता है, तो 25 का 25 हो जाएगा। लेकिन 2 के टेबल में बैक साइड 0, तो 2 से चला जाएगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा, एक इधर का 2 5 जा 10 हो जाएगा। उसके बाद 25 तो 5 से देंगे, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। फिर उसके बाद देंगे 5 से, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। तो इस तरीके से आपको पहले निकालना। अब बेटा उसके बाद आपको क्या करना है, इनका सबका आपस में मल्टीप्लाई करना है फैक्टर के, 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, ये 2 का 2 लिख दो, इन दोनों का इंटू कर दो, 5 5 जा 25, और ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये 25 2 जा 50। तो आपको याद रखना है, तो एलसीएम में हमेशा जो आंसर होता है वो हमारा बड़ा आता है, और एचसीएम में हमारा आंसर छोटा आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मैंने आपको एलसीएम और एलसीएम दोनों बता दिए हैं। इसके बाद याद रखना जो अगला टॉपिक बता रहा हूँ, कि ये टॉपिक जो है बेटा 101% आता है, सीबीएसई हो चाहे वो एमपी बोर्ड हो। जितना भी मैं पढ़ाते जा रहा हूँ बेटा, आप नोट डाउन जरूर करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो क्या है, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, अगर मान लो कोई भी आपके 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं, याद रखना ये लिखा है फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, तब क्या होगा, तो हमेशा याद रखना जब 2 पॉजिटिव इंटीजर होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ए कॉमा बी इक्वल में क्या होता है, ए इंटू बी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर कितना होता है, ए इंटू बी। या ऐसा भी बोल सकते हो कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये आपको याद रखना है, इसका एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। अब जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, 2 धनात्मक मतलब 2 पॉजिटिव नंबर का हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। पहली चीज़ ये बेनिफिट पड़ेगा इससे। फिर इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, याद रखना। तो इससे आपको याद रखना है, एलसीएम भी निकाल सकते हो आप, एचसीएफ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन जो रहेगा, देखो आपको एक क्वेश्चन भी मैं करा दे रहा हूँ। तो आपको देखो इंग्लिश में लिखा, तो एचसीएफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ए कॉमा बी इक्वल कितना, ए इंटू बी लिखा है। अब आपको क्वेश्चन में ये लिख दिया है, क्वेश्चन में लिखा है कि यार आपसे बोल दिया कि एचसीएफ आपका कितना लिखा है 20, और बोलता है कि 2 नंबर हैं आपके पास, 2 नंबर है क्या, ए इंटू बी कितना लिखा है 2। बोलता है कि एलसीएम फाइंड करो, तो आप इससे यूज़ कर सकते हो। इनके सारे क्वेश्चन में कराऊंगा, याद रखना। अभी तो मैं आपको ओनली बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। या ऐसे भी बोल सकता है, आपको बोल दिया है कि भैया एलसीएम आपको दे दिया है 10, और बोलता है कि एचसीएफ फाइंड करो, और 2 नंबर का जो प्रोडक्ट करने पे कितना आ रहा है आपको याद रखना, प्रोडक्ट करने पे ये 5 दे रहा है। तो बोलता है कि एचसीएफ फाइंड करो, तो आपका इसका यूज़ करना पड़े। तो इसका यूज़ कैसे करना पड़ेगा, देखो ये लिखा है एचसीएफ, तो बेटा एचसीएफ को आपको यहाँ पे एचसीएफ ही लिखना है, इंटू एलसीएम की जगह पे क्या लिख देना, 10 लिख देना, इंटू दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है आपका 5। तो मैंने बताया जिसका मान निकाल दें, जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पर रहता है, इंटू का इसके अपॉन में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आपको करना है, और इसका भी सीबीएसई वाले बच्चों को 101% क्वेश्चन इसके आते हैं। तो इस बार भैया मैं सीबीएसई के अलग क्वेश्चन कराऊंगा और एनसीईआरटी के अलग कराऊंगा, ये बेनिफिट रहेगा आपको, आराम से इसमें आप समझ सकते हो, ठीक है।
अब बेटा जो रहेगा यहाँ से जो फर्स्ट चैप्टर जो है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक बता रहा हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी बताए, जितने इंपॉर्टेंट मैंने बताए, सारे एक नोट्स बना के अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ताकि आपको बार बार पेज पलटाने की जरूरत ना पड़े, ना बार बार वीडियो देखने की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन सीबीएसई वाले बच्चों को 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसका आता है। बनी आप रिसेंट वाला पेपर जो भी दिया हुआ है वो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो क्या है भैया, क्वेश्चन किस तरीके से आता है, अपरिमेय संख्या को आपको सिद्ध करना रहेगा, या अपरिमेय को सिद्ध कर, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। प्रूव दैट इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला जैसे ही क्वेश्चन अगर आता है इरेशनल नंबर वाला, तो मैंने सारे नंबर बता दिए कि भैया इरेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है। सारे नंबर पहले आप अच्छे से पढ़ लेना, तब जाके ये पूरा क्लियर होगा, क्योंकि पहली क्लास हमने नंबर वाली पहले बढ़ा दिया आपको। तो इसमें आपको बताया था मैंने इरेशनल नंबर क्या होता है, √2, √3, √5, √7, √11। तो ऐसे नंबर जिनका याद रखना, जो खुद के टेबल से इनका एलसीएम निकलता हो, याद रखना वो इरेशनल नंबर। जैसे अगर मैंने रूट का अगर 4 लिख दिया तो भैया वो तो 2 हो जाएगा, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, याद रखना। तो ये आपके सारे नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर। तो प्रूफ दैट वाले में याद रखना आपको क्वेश्चन करना किस तरीके से, तो हमेशा याद रखना ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि मैं समझा दे रहा हूँ, याद रखना। पहले आप क्या लिखोगे, सपोज मतलब माना कि आपका जो इरेशनल नंबर है, पहले हम उसको किस में बदलेंगे, रैशनल नंबर में। इरेशनल नंबर को आपको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, अब तुरंत दिमाग में आना चाहिए, रैशनल मतलब इरेशनल नंबर को रैशनल में तो बदल दिया, तो रैशनल में जैसे ही बदलेंगे तो रैशनल नंबर पता होना चाहिए। तो भाई रैशनल नंबर क्या होता है, PY/Q, या अंश बटे आर, या N/D, न्यूमिनेटर अपॉन क्या होता है, डिनोमिनेटर, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इनको अपन किस एक्सप्रेस किस फॉर्म में कर दिया मैंने, PY/Q के फॉर्म में कर दी। अब आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर की क्या क्या कंडीशन होती है। तो इसमें बता दे रहा हूँ कि P और Q आपके क्या होते हैं, कि इंटीजर होते हैं। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। तो परिमेय संख्या की कंडीशन ही वही होती है कि वो आपकी धनात्मक संख्या भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, पलटने पर भी आती है, ठीक है। पर इसमें एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, इसमें Q ≠ 0, Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको विशेष तौर पे याद रखना पड़ेगा। तो ये लाइन मैंने बताई, उसी का मतलब ये √5 जो था, ये हमारा कौन सा नंबर था, आपका इरेशनल नंबर था। इसको अपन ने किस में बदल दिया, रैशनल नंबर में बदल दिया, ठीक है। यह सभी को समझ में कि नहीं आया? अब जैसे मान लो कि जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उनको कैसे लिखना भैया, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हमेशा P/Q के रूप में लिखते हैं, ये लिखना है, जिसमें Q ≠ 0, मतलब Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ एक पूर्णांक संख्या भी होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या। तो सिंपल तरीका आपको ये समझ जाओ इस वाले टॉपिक में, कि जैसे भी आपका प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन आता है अपरिमेय वाला, इसको हमेशा सबसे पहले आपको परिमेय संख्या में ही बदलना पड़ेगा, पहली चीज। मतलब आपको इसको रैशनल नंबर में बदलना पड़ेगा, पहला काम तो आपको ये रहेगा। जैसे ही अपन ने इसको रैशनल नंबर में बदला, तो आपको भैया जो जो रैशनल नंबर, मतलब जो जो परिमेय संख्या की कंडीशन हुई, सारा लिख दो आप। तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि भैया परिमेय संख्या जो होती है P/Q होती है, फिर उसके बाद जिसमें Q ≠ 0 होता है, परिमेय संख्या हमारी इंटीजर होती है, सब लिख दो आप। तो इस तरीके से आपको करना है। तो जो कि मैंने 2024 और 25 के हिसाब से पूरा इंट्रोडक्शन लिया, क्या क्या सिलेबस में आए वही लिया है, जो सिलेबस में नहीं है वो नहीं लिया है मैंने, याद रखना। तो जो भी बच्चे, आप याद रखना, पहली बार इस चैनल पे आपको सब्सक्राइब करना है, और ये सारी जो क्लास जो वीडियो मैंने बनाई है, इसको आपको भैया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है, और एक एक टॉपिक हम बताते जाएंगे। और आपको याद रखना है, इस बार हम RD शर्मा के क्वेश्चन और ओसवाल के क्वेश्चन जरूर कराएंगे, चैप्टर वाइज, फर्स्ट चैप्टर से लेके तो लास्ट चैप्टर। तो आपको क्लास कैसी लगी आज की, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।